ओके एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ पोटैटो पार्ट 1। कंटेंट्स में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हर एक लेक्चर में हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पोटैटो की। ओके। उसके बाद एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ कितना एरिया है जो पोटैटो कल्टीवेशन के अंडर आता है। ओके, इंडिया का कौन सा नंबर है वर्ल्ड रैंक में। उसके बाद जो टीपीएस सिस्टम क्या होता है, ट्रू पोटैटो सीड। ओके, वैसे तो जो पोटैटो है उसकी सीड्स नहीं होते, लेकिन ये टीपीएस सिस्टम क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कौन सा सीजन में ये अच्छे से ग्रो करता है, कैसे इसको क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, विंटर सीजन चाहिए या समर सीजन चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए या कोल्ड क्लाइमेट, वो हम लोग इसके अंडर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की, जो हमने अपना फील्ड प्रिपेयर करना है वो कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, सोइंग मेथड है हम लोग कौन सा, या प्लांटिंग मेथड जो है हम लोग कौन सा अडॉप्ट कर सकते हैं, कितना मैन्योर फर्टिलाइजर का यूज होगा, कितना एनपीके का यूज होगा इसमें। और लास्ट में जो है हम लोग इस लेक्चर के सीड एंड सोइंग पढ़ेंगे कि कितना जो हमें सीड्स चाहिए। ओके, क्या रिक्वायरमेंट होगी सीड्स की, उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है उनका या नहीं करना, कैसे हमने सीड प्रिपेयर करना है। ओके, और किस मेथड से हम लोग जो है सोइंग अपनी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो पोटैटो इज द मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। सभी को पता है कि जो पोटैटो है एक बहुत ही अच्छी फूड क्रॉप है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको ग्रो किया जाता है और यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है इसको। द पोटैटो इज ए क्रॉप विच हैज ऑलवेज बीन द पुअर मैन्स फ्रेंड। गरीब लोगों का फ्रेंड इसको बोला जाता है, गरीबों का दोस्त। ओके, पुअर मैन फ्रेंड्स क्रॉप के नाम से ये काफी फेमस है। पोटैटो इज बीइंग कल्टीवेटेड इन द कंट्री फॉर द लास्ट मोर देन 300 ईयर्स। पिछले 300 साल से पोटैटो की कल्टीवेशन हमारे इंडिया में होती आ रही है। ओके, तो इसकी कल्टीवेशन जो है 300 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। फॉर वेजिटेबल पर्पसेस इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रॉप्स इन द कंट्री। तो वेजिटेबल के रूप में जब इसकी हम लोग सब्जी बनाते हैं, है ना, वैसे तो कई सारे यूजेस हैं इसके, आगे चलकर हम लोग सारे के सारे यूजेस पढ़ेंगे। लेकिन वेजिटेबल पर्पस में भी इसकी एक अलग पहचान है, काफी पॉपुलर है बाकी कंट्रीज में भी, लेकिन इंडिया में भी ये काफी पॉपुलर है वेजिटेबल्स में, क्योंकि ये सभी के साथ वेजिटेबल सभी वेजिटेबल्स के साथ इसको मिक्स करके हम लोग बना सकते हैं। ओके, पोटैटोज आर एन इकोनॉमिकल फूड। इकोनॉमिकल फूड होता है ये, काफी ज्यादा इसकी जो प्राइस है काफी ज्यादा हाई नहीं होते, आमतौर पर रेयर कंडीशंस में हाई होते हैं। दे प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ लो कॉस्ट एनर्जी टू द ह्यूमन डाइट। तो चीप रेट्स पे हम लोग सस्ते दामों पे इसको खरीद सकते हैं। कई कई बार होता है, रेयर चांसेस हैं जब इसकी जो प्राइस है वो काफी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो इसके प्राइस जो है वो काफी कम रहते हैं। पोटैटोज आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च का ये बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन जैसे कि विटामिन सी है या विटामिन बी 1 है, या मिनरल्स, तो इसका ये एक अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का और स्टार्च का। दे कंटेन 20.6% कार्बोहाइड्रेट। इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस है अगर उसकी बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज है इसमें 20.6% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 2.1% इसमें प्रोटीन है। 0.3% फैट भी इसमें होता है इंक्लूड। और जो 1.1% क्रूड फाइबर होता है, फाइबर जो काफी अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। ऑलमोस्ट सारे ही जो इसमें इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं
वो सारे अच्छे होते हैं। ओके। और लास्ट जो है 0.9% इसमें ऐश होती है। तो इकोनॉमिकली भी ये जो क्रॉप है काफी अच्छी है, सभी के लिए अवेलेबल है इकोनॉमिकली। और जो अ, इसमें कंटेंट्स होते हैं, इसमें विटामिन्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये काफी अच्छी क्रॉप है। ऑलमोस्ट सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें लार्ज अमाउंट में इस क्रॉप से इजिली मिलते हैं। ओके। तो ये डेली लाइफ रूटीन्स में, ये डेली लाइफ जो कंज्यूम होने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं या एनर्जी है, स्टार्च है, तो उसकी अवेलेबिलिटी इससे अच्छी खासी हो सकती है। साइंटिफिक नेम जो हर क्रॉप में हम लोग पढ़ते हैं, हर एक क्रॉप का एक साइंटिफिक नेम होता है, जो कि वर्ल्ड वाइड जिस नेम से इसको जाना जाता है। ओके। तो सोलानम ट्यूबेरोसम इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली की बात करें तो सोलानेशियाई फैमिली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है, वर्ल्ड वाइड फेमस है ये क्रॉप। इकोनॉमिकल फूड है, लो कॉस्ट में हाई एनर्जी प्रोवाइड करती है। ह्यूमन डाइट में एक अच्छा परसेंटेज है इसका, ह्यूमन डाइट में ये एक अच्छा परसेंटेज गेन करती है ये वाली क्रॉप। रिच सोर्स ऑफ स्टार्च विटामिन लाइक C and B1, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि ये रिच सोर्स होता है एनर्जी का। दे कंटेन स्मॉल अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स भी जो कि बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं, जैसे लियोसाइन है या ट्रिप्टोफन है या आइसोल्यूसिन है। तो ये वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमाइनो एसिड्स, तो ये वाले भी इसमें होते हैं जो कि बॉडी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च एंड अल्कोहल, स्टार्च के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। आगे जिसका बहुत काफी अनदर जो यूजेस काफी होते हैं। अल्कोहल प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। ओके। तो काफी सारे इसके यूजेस हैं। वेजिटेबल के रूप में इसको यूज किया जाता है, जो पोटैटो चिप्स इससे बनते हैं, फ्राइज बना सकते हैं। ओके। तो जो फूड है, जो जंक फूड है, उसमें भी इसका काफी जो रोल, इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। वैसे तो जंक फूड खाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका जो यूजेस है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो यूज है काफी वर्ल्ड वाइड ये फेमस क्रॉप है, काफी इम्पोर्टेंट क्रॉप है और इकोनॉमिकल है। ऐसा नहीं कि इसका जो प्राइस है बहुत हाई प्राइस में इसको सेल करते हैं, इकोनॉमिकल है। हर एक जो है आदमी, मिडिल क्लास हो या, तो वो इसको इजिली बाय कर सकता है। ओके। नेक्स्ट इज एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया एंड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो किस एरिया में ये वाला जो क्रॉप है ज्यादा ग्रो की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओरिजिन, कि कहाँ से इस क्रॉप का जन्म हुआ, कहाँ जो ओरिजिन है कौन सा कंसीडर किया जाता है। मतलब जो फर्स्ट रिपोर्टिंग है इसकी कि ये वाली क्रॉप यहाँ पे है, वो कहाँ से हुई थी। तो जो ओरिजिन है इसका कंसीडर किया जाता है, वो साउथ अमेरिका है। ओके। इंट्रोड्यूस टू इंडिया फ्रॉम यूरोप बाय पोर्तुगीज इन 17th सेंचुरी। जो 17वीं शताब्दी थी, उसमें इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडिया में लाया गया था इस क्रॉप को यूरोप से, और किसके द्वारा, पोर्तुगीज के द्वारा। इम्पोर्टेंट ग्रोइंग कंट्रीज जो वेरी फेमसली, जो फेमस हैं क्रॉप को, पोटैटो क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो वो जैसे रशिया है, पोलैंड है, USA है, चाइना है, इंडिया तो ऑब्वियसली है, और उसके बाद जर्मनी है और स्पेन। ओके। तो ये जो है काफी फेमस कंट्रीज हैं जिसमें जो प्रोडक्शन है पोटैटो की वो लार्ज स्केल पे होती है। इन इंडिया द लीडिंग स्टेट्स, इंडिया में अगर स्टेट्स की बात करें किस किस राज्य में इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, ऑलमोस्ट सभी जगह इसको ग्रो किया जाता है। लेकिन जो जहाँ कल्टीवेशन इसकी ज्यादा है, वो थोड़ी सी जो स्टेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे ली हैं। तो जैसे कि यूपी है, यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी काफी जो लार्ज स्केल है इसकी प्रोडक्शन का।
वेस्ट बंगाल में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बिहार में भी प्रोडक्शन होती है इसकी, और पंजाब में भी इसकी कल्टीवेशन जो है वो काफी लार्ज स्केल पे की जाती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि काफी जो एरिया है एग्रीकल्चर का इसके अंडर आता है, और काफी बड़ी स्टेट जो है ये। तो यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो क्रॉप, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, और दूसरे नंबर पे जो स्टेट है हमारी वेस्ट बंगाल। ओके, टोटल एरिया की अगर बात करें तो 2.08 मिलियन हेक्टेयर एरिया है टोटल इंडिया के अंदर, जिससे कि प्रोडक्शन जो होती है टोटल पोटैटो की 48.01 मिलियन टन। ओके, 48.01 मिलियन टन जो इसकी टोटल प्रोडक्शन होती है एक साल में, और यील्ड जो है वो 20,300 एंड 126 kg पर हेक्टेयर है इसकी प्रोडक्शन। ओके, 23,126 जो इसकी प्रोडक्शन है। ये वाला जो डाटा है 2014 एंड 15 का है, लेटेस्ट डाटा जो अवेलेबल नहीं था। तो 2014 एंड 15 का ये डाटा है कि 2014 और 15 में ये वाले जो सर्कमस्टांसेस थे, इतना ज़्यादा हमारा पास एरिया था, इतनी हमारी प्रोडक्शन थी, और इतनी जो है यील्ड थी। ओके, नेक्स्ट इज ट्रू पोटैटो सीड, टीपीएस सिस्टम क्या होता है? द टीपीएस वाज फर्स्ट इवॉल्व थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक टोमेटो में जैसे होती है, चिल्ली है, ब्रिंजल है, एक्स्ट्रा, बाय रामानुजम इन 1957 एंड सब्सिक्वेंटली। द वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड इज, जो हमारे समझने की बात है, जो कि पोटैटो जो क्रॉप है, जो कि फार्मिंग से रिलेटेड हैं, फार्मर जो हैं या जिनका बैकग्राउंड फार्मिंग से है, उनको पता होगा कि जब हम पोटैटो क्रॉप को ग्रो करते हैं उनमें सीड्स नहीं होते, जैसे कि वीट में होते हैं या राइस में होते हैं या बार्ले में होते हैं। वैसे पोटैटो में सीड्स नहीं होते, है ना। पोटैटो को ही, एक पोटैटो लेते हैं, आलू लेते हैं, उसको कट करते हैं नंबर ऑफ पीसेस में। ओके, इक्वल जो साइज हो उनका इक्वल हो, उसमें उनको कट कर लेते हैं, और उन्हीं पोटैटोज को, उन्हीं उनकी स्टेम्स को क्या करते हैं, वो जमीन में सो कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, जिससे कि नया प्लांट बनता है। ओके, तो इस तरीके से जो सीड्स अवेलेबल नहीं होते प्लांट के, और इसका जो वेजिटेटिव पोर्शन है, नॉट वेजिटेटिव, जो ट्यूबर्स हैं पोटैटो के, वही यूज करे किए जाते हैं आगे फर्दर जो प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो पोटैटो में सीड्स नहीं होते। लेकिन 1957 में जो रामानुजम है, उनके द्वारा जो इनके सीड्स बनाए गए, ओके, जो बीज हैं इनके तैयार किए गए, जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जैसे कि टोमेटो में जैसा होता है, या चिल्ली में होता है, या ब्रिंजल में होता है, सेम उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट जो है पोटैटो में किया, और उससे जो पोटैटो के सीड्स तैयार किए। ओके, इसको बोलते हैं ट्रू पोटैटो सीड्स। इट्स कमर्शियल बायबिलिटी वाज टेस्टेड, जो इसकी कमर्शियल बायबिलिटी है, मतलब कि हर एक फार्मर्स के लिए इसकी अवेलेबिलिटी जो है उसको टेस्ट किया गया। However, high heterozygosity of seedling of TPS and uniformity in crop hampered its commercial adoption by the farmers. तो क्या होता है कि जैसे कोई हमारे पास अच्छी वैरायटी है, ओके, अच्छी वैरायटी है, लेकिन उस वैरायटी में धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग उसका वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं या ट्यूबर पार्ट लेते हैं फर्दर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो जो स्टार्टिंग में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो लास्ट तक वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहते, क्योंकि बार बार ग्रो करने से
हार्वेस्टिंग करने से, बार बार ग्रो करने से, तो उसमें थोड़े से जेनेटिकल मॉडिफाई होते रहते हैं जीन्स। ओके, तो उनके जीन्स जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते रहते हैं। और जो क्रॉप है, और जो हम पोटैटो क्रॉप लगा रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग के टाइम जब लगाई थी और जब बाद में लगा रहे हैं, तो उसमें चेंज होगा। ओके, वो चेंज क्यों होता है? वो जो जेनेटिकली वो मिक्सिंग हो जाती है। ओके, मिक्सअप हो जाता है जेनेटिकली उसका, क्योंकि सीड्स इसमें होते नहीं। सीड्स का क्या इम्पोर्टेंट जो काम है, जो सीड्स होते हैं ना, उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है 100% होती है, 95, मोर देन 95% होती है। मतलब कि जैसे सीड्स हैं, उनसे जो प्लांट बनेगा और बाद में फिर सीड्स बनेंगे, वो ऑलमोस्ट 100% सेम होते हैं। मोर देन 95% जो जेनेटिकली वो सेम होते हैं। ओके, लेकिन अगर हम सीड्स का यूज करने की बजाय, अगर हम लोग जो हैं उसके वेजिटेटिव पार्ट का या ट्यूबर पार्ट का यूज करते हैं, तो उसमें जो जेनेटिकली इम्प्योरिटी आ जाती है, मतलब वो वैसे नहीं रहते। ओके, इन ब्रीडिंग उसमें हो सकती है। तो उस तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसी वैरायटी थी स्टार्टिंग में जिससे कि ज्यादा प्रोडक्शन हम ले सकते थे, जो रेजिस्टेंट थे काफी डिजीज के अगेंस्ट, काफी पेस्ट के अगेंस्ट, तो वैसी की वैसी वैरायटी जो है हम फ्यूचर में उसको नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि उसके सीड्स अवेलेबल नहीं है। ओके, तो सीड्स का जो ये इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि जेनेटिकल प्योरिटी को 100% रखते हैं या 95% से ज्यादा रखते हैं, वो हम लोग वेजिटेटिव पोर्शन से क्रॉप को ग्रो करके नहीं मेंटेन रख सकते। 100 ग्राम ऑफ ट्रू पोटैटो सीड अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टू 1,20,000 सीड्स। 100 ग्राम सीड से हम लोग 1 लाख तक जो सीड्स बना सकते हैं, 1 लाख से ऊपर सीड्स बना सकते हैं। ओके, 100 ग्राम से मात्र। इट वुड टेक मोर देन 3 टन सीड ट्यूबर्स टू स्टार्ट द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स। अगर हम सीड्स ले रहे हैं तो हमें 100 ग्राम सीड्स ही चाहिए। लेकिन अगर हम वेजिटेटिव पार्ट या ट्यूबर पार्ट बोलते हैं इसको, ट्यूबर ले रहे हैं पोटैटो के, तो उसके लिए जो वेट है उसका हमें 3 टन सीड लेना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा लॉस है इसमें, क्योंकि 3 टन सीड्स, 3 टन पोटैटोज कहाँ तो हमने यूज करने थे। ओके, उसकी खाने के लिए यूज करने थे। तो इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं नया प्लांट उगाने के लिए। तो ये तो सीड्स जो अगर ये जो ट्यूबर्स हैं ये तो वेस्ट हो जाते हैं ना। ओके, 3 टन हमारे जो अगर हमने 1 लाख सीड्स प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें 3 टन जो सीड्स हैं ट्यूबर सीड्स चाहिए, मतलब जो ट्यूबर्स चाहिए उसके। ओके, तो इसमें वेस्टेज ऑफ ट्यूबर्स जो है वो काफी ज्यादा थी। और दूसरी ओर 100 ग्राम हमें सीड्स चाहिए, तो इसलिए जो सीड्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जो 100 ग्राम सीड्स हैं उसको तो हम पॉकेट में रख के लेके जाएंगे, लेकिन जो 3 टन सीड्स हैं उसके लिए हमें जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ओके, उसकी कॉस्ट भी अलग से ऐड होती है। तो इस तरीके से अगर सीड्स जो डेवलप किए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। कौन कौन सी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स किस किस स्टेज पे चाहिए पोटैटो को? ऑप्टिमम मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ओके, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक बेस्ट होता है। इसमें जो ग्रोथ होती है इसकी वो अच्छी होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ट्यूबर ग्रोथ इज 17 टू 19 डिग्री सेल्सियस। जो ट्यूबर्स के लिए, ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए जो सबसे अच्छा टेम्परेचर रेंज है वो 70 से लेके 19 डिग्री सेल्सियस तक है। ट्यूबर इनिशिएशन रिड्यूस्ड विद नाइट टेम्परेचर। तो जो ट्यूबर इनिशिएशन होती है, ट्यूबर बनना स्टार्ट होता है, वो नाइट टेम्परेचर जो है
20 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्वालिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा और क्वांटिटी पे भी। ओके, तो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस इज द बेस्ट फॉर द इनिशिएशन। हाई टेम्परेचर अफेक्ट द ट्यूबर ग्रोथ। ओके, अगर टेम्परेचर रेंज ज्यादा होती है तो ट्यूबर ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, सेम एज जो क्वालिटी और क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, एट हाई टेम्परेचर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस। जो ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो रेस्पिरेशन जो है, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, सांस लेने की प्रोसेस है, वो इंक्रीज हो जाती है। एंड असिमिलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस आर कंज्यूम्ड रेदर देन स्टोर इन द फूड। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो ट्यूबर्स ने या प्लांट ने जो असिमिलेट्स बनाए थे, जो प्रोडक्ट बनाए थे, तो ज्यादा जो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होने के कारण वो कंज्यूम हो जाते हैं। कहाँ तो उसको ट्यूबर में स्टोर होना था, ट्यूबर की क्वांटिटी, ट्यूबर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, है ना। तो कहाँ जो ज्यादा रेस्पिरेशन के कारण वो कंज्यूम हो गए, उनका यूज हो गया। और जो स्टोर था, स्टोरेज होनी थी ट्यूबर्स के अंदर, वो नहीं हुई, जिसके कारण जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है ट्यूबर्स की, वो डिक्रीज हो जाती है। अंडर हाई टेम्परेचर प्लांट्स आर एलोंगेटेड, लीव्स बिकम wrinkled। तो ज्यादा टेम्परेचर के नुकसान हैं, जैसे कि प्लांट्स ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ओके, और जो उनकी थिकनेस है वो कम हो जाती है। और जो लीव्स होते हैं वो रिंकल्ड हो जाते हैं, उनपे धब्बे बन जाते हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होती। अगर फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगी तो प्लांट जो है अपना खाना अच्छे से नहीं बनाएगा, जो उसने स्टोर करना है ट्यूबर में वो अच्छे से स्टोर नहीं करेगा। ओके, तो जो इसलिए जो फाइनल प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। हाई ह्यूमिडिटी along with cloudy days and rains are congenial for spreading of fungal disease। टेम्परेचर रेंज जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा ह्यूमिडिटी है उससे फंगल डिजीज के अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। ज्यादा ह्यूमिडिटी मतलब जो मॉइस्चर प्रेजेंस है, जो मॉइस्चर कंटेंट है एयर में, वो जब इंक्रीज हो जाता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना। तो ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो उसमें बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि जो डिजीज की स्प्रेडिंग है, डिजीज जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इजिली चली जाती है, जिससे कि हमारी क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती है। ओके, तो जो ह्यूमिडिटी है या रेनी डेज हैं, वो पोटैटो क्रॉप के लिए अच्छे नहीं होते ज्यादा लंबे समय तक। सनशाइन along with cooler nights assure less occurrence of disease। सनशाइन अच्छी होनी चाहिए, जो सूरज की रोशनी है वो अच्छी पड़नी चाहिए क्रॉप पे दिन के टाइम। और रात के टाइम ज्यादा से ज्यादा ठंड होनी चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा जो नाइट्स हैं वो कूल नाइट्स हैं, तो उससे जो पोटैटो क्रॉप है वो काफी अच्छी ग्रो करती है। ओके, और इससे जो डिजीज होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल टाइप। कैसी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। अ वेल पल्वेराइज्ड सीड बेड इज रिक्वायर्ड फॉर गुड ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो क्रॉप। क्योंकि ये जमीन के अंदर होती है, जो हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, जो हमारी इकोनॉमिक जो पार्ट है वो जमीन के अंदर है इन फॉर्म ऑफ ट्यूबर्स। जो हमारी सॉइल है वो अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। ओके, पल्वेराइज होनी चाहिए, मतलब लूज सॉइल होनी चाहिए। सीड बेड जो है वो पूरी तरह से जो प्रिपेयर, अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए। फाइनल टच जो है उसका काफी अच्छा होना चाहिए। जो क्लॉड्स हैं वो नहीं होने चाहिए सीड बेड पे। पोटैटो इज टेकन एज ए रबी क्रॉप। सभी को पता है कि पोटैटो को एज ए विंटर सीजन क्रॉप ग्रो किया जाता है, क्योंकि जो टेम्परेचर रेंज की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। और डेफिनेटली जो रबी सीजन में टेम्परेचर रेंज कम होती है। Soon after the harvest of खरीफ crop, the field should be plowed once at 20 to 25 centimeter deep with soil turning plow। तो जो खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे कि अभी खरीफ सीजन चल रहा है ना, राइस लगा रखा है या कॉटन लगा रखी है, तो उसकी हार्वेस्टिंग के बाद जो है हमने फील्ड को अच्छे से प्रिपेयर करना है।
ओके, डीप प्लोइंग करनी है 20 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर तक हमने डीप प्लो का यूज करना है। उसके लिए हम लोग जो है सॉइल टर्निंग प्लो का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो स्टार्टिंग है जमीन तैयार करने की, सॉइल प्रेपरेशन की, वो डीप सोइंग जो है, डीप प्लोइंग जो है वो 20 से लेके 25 सेंटीमीटर तक करनी है। देयर आफ्टर 2 to 3 क्रॉस हैरोइंग और 4 to 5 प्लोइंग शुड बी गिवन बाय लोकल प्लो। जो नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी टिलेज के बाद, जो लास्ट पॉइंट है प्राइमरी टिलेज में, कि हमने जो एक बार डीप प्लोइंग की है उसके बाद क्रॉस हैरोइंग करनी है। ओके, क्रॉस वाइज हमने हैरोइंग अप्लाई करनी है। 4 से 5 बार हमने फिर से प्लोइंग करनी है सॉइल की, ताकि जो क्रॉप है अच्छे से प्रिपेयर हो सके, अच्छे से लूज हो सके अपर सरफेस जो है सॉइल का। 1 or 2 planking आर आल्सो नीडेड टू मेक द सरफेस स्मूथ एंड लेवल। तो जो सरफेस है वो अच्छे से लेवल होना चाहिए। लेवल क्यों करना चाहिए जो हमारा सरफेस है? ताकि वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है कि जैसे हमने 100 लीटर वाटर अप्लाई किया सॉइल में या क्रॉप में, 100 में से अगर प्लांट 80 लीटर यूज कर रहा है, 100 लीटर में से अगर 80 लीटर प्लांट यूज कर रहा है, तो उसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो 80% है। ओके, अगर 50 लीटर यूज कर रहा है तो वाटर यूज एफिशिएंसी 50 लीटर है। ओके, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी चाहिए होती है, क्योंकि अगर वाटर अवेलेबिलिटी कम है और हमने कम वाटर अप्लाई किया सॉइल में, तो उससे ज्यादा प्लांट जो है उसका यूज कर सके, और इस तरीके से हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम हो सके, और जो वेस्टेज है वाटर की वो भी कम हो सके। ओके, तो लेवल हम क्यों करते हैं? वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज करने का एक और बेनिफिट होता है कि अगर जो हमारा सॉइल है या हमारा फील्ड है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, अच्छे से लेवल नहीं है, तो जो वाटर है वो एक जगह ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, दूसरी जगह बिल्कुल नहीं जाता, पहुंचता नहीं है ना। जहाँ पे स्लोप ज्यादा होगी वहां जो हमारा पानी है, वाटर है, ज्यादा जाएगा। जहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा होगा हमारा फील्ड, वहां पे जो वाटर है वो कम जाएगा। तो उस केस में जहाँ पे पानी ज्यादा है वहाँ वाटर लॉग की कंडीशन अक्कर हो जाती हैं। ओके, तो वहां पे जो क्रॉप खराब हो जाती है अगर ज्यादा पानी रुकता है फील्ड में। लेकिन अगर दूसरी ओर जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं पहुंच रहा, तो जो मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण जो हमारी क्रॉप है वो खराब हो सकती है। ओके, तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो हमें अपने फील्ड पे चाहिए होता है। उसके लिए जो फील्ड है वो फुली लेवल्ड होना चाहिए। आजकल जो नए कंप्यूटराइज्ड लेवलर हैं उनका यूज भी बेटर है, उनका यूज किया जाना चाहिए, ताकि हमारा जो वाटर की वेस्टेज है वो कम हो सके और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। ओके, और उसके बाद जो प्लैंकिंग है वो भी हमने करनी है, ताकि जो प्लोइंग के बाद हमारी जो फील्ड है उसमें क्लॉड्स जो डले से बन जाते हैं उनको ब्रेक करने के लिए 1 या 2 प्लोइंग हमने करनी है। ओके, लास्ट में इनफ मॉइस्चर इज एसेंशियल एट द टाइम ऑफ सोइंग। तो हमने जो ये भी मेक श्योर करना है कि जो मॉइस्चर है, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए इनफ मॉइस्चर चाहिए, इनफ एयर चाहिए। ओके, तो मॉइस्चर जो है वो भी सॉइल में होना चाहिए। ओके, और जो एयर है वो भी सॉइल में होनी चाहिए। वो टिले से हम लोग जो दोनों कंडीशंस हैं उनको इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट वैरायटीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज जो हैं, जैसे अर्ली वैरायटीज जो हैं, जैसे कि जो 70 से लेके 90 डेज तक लेती हैं मेच्योर होने में, जैसे कुफरी पुखराज है, कुफरी जवाहर है, कुफरी अशोका है, और कुफरी लोकार है। मिड सीजन वैरायटीज जो 90 से लेके 100 डेज तक लेती हैं मेच्योर होने में, जैसे कुफरी आनंद है, कुफरी चिपसोना है, चिपसोना टू है, सुल्ताज है, सवर्णा है, ज्योति है, या चंद्रमुखी है। तो ये जो सारी वैरायटीज हैं ये मिड वैरायटीज हैं,
जो कि 90 से लेके 100 डेज तक लेती हैं मेच्योर होने में। लास्ट में जो लेट वैरायटीज हैं, जो कि बिल्कुल इनसे ज्यादा टाइम लेंगी ऑब्वियसली। तो कितना ये टाइम लेती हैं? ऑलमोस्ट 110 डेज टू 130 डेज तक ये लेती हैं मेच्योर होने में। ओके। तो जो फेमस वैरायटीज हैं जैसे कुफरी गिरिराज है, कुफरी सिंदूरी है, तो ये कुछ फेमस वैरायटीज हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सभी वैरायटीज जो हैं कुफरी से स्टार्ट हो रही है ना। तो कुफरी एक जगह का, एक प्लेस का नाम है जो कि शिमला के अंडर है, जहाँ पे जो CPRI जो स्टेशन है एक कुफरी में भी, जहाँ पे जो पोटैटोज की नई नई वैरायटीज जो है प्रिपेयर की जाती हैं। ओके, ब्रीडिंग के द्वारा नई नई वैरायटीज जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं, और उनके जो ट्रायल्स होते हैं वो कुफरी में होते हैं। कुफरी जो है 15-20 किलोमीटर है शिमला से, मेन जो रिसर्च स्टेशन है इनका। ओके, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे जो प्रिपेयर होती हैं ये सारी वैरायटीज, तो इसलिए इनको कुफरी नाम जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट इज फीड प्रिपरेशन। कैसे हमने जो फीड प्रिपरेशन करना है, और कैसे इसको सॉइल चाहिए। पोटैटोज कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स। ओके, ऑलमोस्ट सारी टाइप्स की सॉइल में इसको ग्रो किया जा सकता है। लिविंग सम टाइप्स रेंजिंग फ्रॉम सैंडी लोम, सिल्ट लोम, डोम एंड क्ले लोम सॉइल। ओके, इनमें इसको इजिली ग्रो किया जा सकता है। वेल ड्रेन सैंडी लोम एंड मीडियम लोम सॉइल्स रिच इन ह्यूमस आर मोस्ट सुटेबल फॉर पोटैटो। जिन सॉइल्स में जो सैंडी लोम सॉइल है या मीडियम लोम सॉइल है, तो जिनमें की ह्यूमस ज्यादा होती है, ओके, तो वो जो वैसी टाइप्स की सॉइल जो हैं काफी अच्छी हैं, काफी जो सुटेबल सॉइल्स हैं पोटैटो के लिए। अल्केलाइन और सलाइन सॉइल्स आर नॉट सुटेबल। अगर अल्केलाइन है या सलाइन है, वो पोटैटो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल सॉइल नहीं है। दे आर वेल सुटेड टू एसिडिक सॉइल। अगर पीएच रेंज 5.0 टू 6.5 तक है, मतलब स्लाइटली एसिडिक है हमारी सॉइल, तो उसमें भी ये क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर सकती है। एज एसिडिक कंडीशंस टेंड टू लिमिट स्कैब डिजीज। स्कैब डिजीज जो है वो उसका अटैक जो है इस क्रॉप में काफी होता है। ओके, तो अगर हमने जो क्रॉप है अपनी वो एसिडिक सॉइल में ग्रो की है, तो एसिडिक सॉइल में जो इसका अटैक है वो कम हो जाता है। ओके, तो इसलिए एसिडिक सॉइल भी प्रेफर की जाती हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट इज मैकेनाइजेशन इन पोटैटो कल्टीवेशन। मतलब कुछ जो टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, वो पोटैटो के लिए स्पेशली बिल्ड होते हैं, स्पेशली पोटैटो क्रॉप के लिए यूज किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे सब सॉइलर है। सब सॉइलर क्योंकि हमने डीप टिलेज करनी होती है। ओके, तो पोटैटो क्रॉप अगर हर साल हम लोग पोटैटो क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनके लिए जो स्पेशल इम्प्लीमेंट्स हैं वो यूज अगर करेंगे तो इजी होगा जो पोटैटो कल्टीवेशन को करना। ओके, तो सब सॉइलर जो डीप टिलेज हमने करनी है उसके लिए हम लोग सब सॉइलर का यूज कर सकते हैं। ओके, फर्टिलाइजर ड्रिल फॉर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। जो हमने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है उसके लिए फर्टिलाइजर ड्रिल का यूज किया जा सकता है। ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर फॉर प्लांटिंग ऑफ ट्यूबर्स। ओके, तो जो ट्यूबर्स की प्लांटिंग के लिए ऑटोमेटिक जो ट्यूबर प्लांटर आता है, ओके, जैसे सीड ड्रिल है वो सोइंग के लिए होती है, इसलिए ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है जो कि सीड्स को प्लेस करने के लिए यूज किया जाता है जमीन के अंदर। पोटैटो स्प्रेयर, जो पोटैटो के ऊपर जो एग्रोकेमिकल्स स्प्रे करने हैं उसके लिए स्पेशली जो पोटैटो स्प्रेयर है उसका यूज किया जा सकता है। मल्टीपर्पज डिगर का यूज किया जा सकता है जो कि पोटैटो की हार्वेस्टिंग में काम आती है। पोटैटो टिलर का यूज किया जा सकता है फॉर एक्सपोजिंग द ऑफ लेफ्ट ओवर टिलर्स। जो बाकी के लेफ्ट ओवर टिलर्स बच जाते हैं उनको एक्सपोज के लिए। ग्रेडर यूज कर सकते हैं जो पोटैटो को
की साफ सफाई के लिए, जो ट्यूबर्स की साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है, ग्रेडर को यूज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट मशीन आती है, ट्रीटमेंट मशीन जैसे कि हमने सीड ट्रीटमेंट करना है, ओके, तो उसमें डालकर हम लोग जो है पोटैटो सीड्स को डाल सकते हैं, और जो जिसके साथ हमने ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर है या कोई फंगल डिजीज को रोकने के लिए फंगीसाइड है कोई, ओके, तो उसके साथ हम पोटैटो को जो सीड ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सीड एंड सोइंग। तो कुछ जो सीड्स एंड सोइंग के अंडर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि सीड सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है। सीड सिलेक्शन करना एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। कैसे कैसे हमने जो रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा सीड जो है वो अच्छा है। अगर सीड कोई भी ऑलरेडी डिजीज से इन्फेक्टेड है डिजीज से, तो वो सीड हमने नहीं यूज करना, ओके। तो सिलेक्शन ऑफ सीड के अंदर जो है, हेल्दी सीड ट्यूबर्स फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज शुड बी सिलेक्टेड। तो जो पेस्ट और डिजीज से फ्री सीड हैं, हेल्दी सीड हैं, वो हमने यूज करने हैं। द ट्यूबर्स शोइंग सरफेस डिजीज लाइक बॉट स्कैब और ब्राउन रॉट एंड नेमेटोड मस्ट बी सेपरेटेड आउट। या कई ऐसे ट्यूबर्स हैं जिनके ऊपर डिजीज का ये अटैक है, तो वो सारे ट्यूबर्स जो हैं वो हमने यूज नहीं करने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स। सीड ट्यूबर्स शुड बी प्योर फ्री फ्रॉम वैराइटल मिक्सचर। जो वैराइटल मिक्सचर है वो उससे फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 3-4 वैरायटीज के सीड इकट्ठे कर लिए, मिक्स कर लिया उनको और बाद में यूज कर रहे हैं, है ना। तो अगर हमने कोई सी भी वैरायटी, अगर 2 वैरायटीज लगाई हैं अपने फील्ड पे, तो जो एक वैरायटी है उसके सीड अलग हमने प्रिपेयर करने हैं, दूसरी वैरायटी के सीड अलग प्रिपेयर करने हैं। अगर नेक्स्ट टाइम भी हम लोग जो है दोनों वैरायटीज लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर एक वैरायटी लगानी है हमने, तो वही वैरायटी के सीड हम लोग प्रिपेयर करेंगे, दूसरी वैरायटी को हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसको अलग रखेंगे। सीड ट्यूबर शुड बी सर्टिफाइड। जो सर्टिफाइड वैरायटीज हैं वो हमने लगानी है। सीड ट्यूबर्स मस्ट बी यूनिफॉर्म इन साइज एंड शेप। राइट स्टेज ऑफ स्प्राउटिंग, स्प्राउट्स आर ऑफ 1 सेंटीमीटर डाउन। जो ट्यूबर्स हैं, जो हमने पोटैटो सीड्स लेने हैं फर्दर प्लांटेशन के लिए, तो वो हमने ऐसे सीड्स लेने हैं जिनका जो स्प्राउटिंग है, जो आईज है, जैसा कि आप लोग राइट हैंड साइड पिक्चर में देख रहे हो, इसको स्प्राउटिंग बोलते हैं, जहां से जो आंखें भी बोलते हैं ना। तो जो पोटैटो आईज हैं इनको हम जो है स्प्राउटिंग बोलते हैं। तो जो स्प्राउटिंग का जो स्प्राउट्स होते हैं वो कम से कम 1 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होने चाहिए, ओके। तो जो स्प्राउटिंग एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होने चाहिए, ताकि जो नया प्लांट है जर्मिनेशन परसेंटेज है वो इंक्रीज हो सके, और नया प्लांट जो है वो अच्छे से बन सके। और जो इनकी कटिंग करनी है, तो जो इक्वल साइज होना चाहिए सभी जो ट्यूबर्स का। अगर हम 4 पार्ट्स में काट रहे हैं तो चारों का इक्वल साइज होना चाहिए, सभी का जो सेम साइज होना चाहिए, ओके। और जो सभी के ऊपर जो स्प्राउटिंग एरिया होना चाहिए, मतलब स्प्राउट्स जो हैं, आंखें जो हैं, सभी के ऊपर होनी चाहिए इक्वल। सीड ट्यूबर्स शुड नॉट बी shriveled. Well sprouted 30 to 40 ग्राम सीड ट्यूबर इज प्रेफरेबल, ओके। 30 से 40 ग्राम तक का जो हमने सीड ट्यूबर लेना होता है, जो कि 35.5 टू 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर हो। होल सीड ट्यूबर इज प्रेफरेबल, इट अश्योर्स लेस चांस ऑफ डिजीज इन्फेस्टेशन। जो पूरा का पूरा ट्यूबर है वो प्रेफर किया जाता है, जिससे कि जो डिजीज का इन्फेस्टेशन है वो कम हो सके। इफ ट्यूबर्स आर कट, देन ईच कट शुड बी कंटेन 2 to 3 प्रोमिनेंट आईज। अगर ट्यूबर्स को हम कट कर रहे हैं, वैसे तो प्रेफर किया जाता है कि पूरा का पूरा ट्यूबर यूज किया जाए, लेकिन उसके लिए क्वांटिटी फिर ज्यादा चाहिए होगी, वेस्टेज जो है वो ज्यादा होगी, तो इसलिए हम उसको कट कर लेते हैं।
तो जब हम कट करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि जो 2 से 3 प्रोमिनेंट आइज जो हैं हर एक कट पे होनी चाहिए, हर एक ट्यूबर पे जो कटिंग पीस है उसके ऊपर होनी चाहिए, ताकि नया प्लांट जो है वो बन सके इजिली। When the tubers are cut and found any diseased tuber, the cutting tool must be disinfected before the cutting of another fresh tuber. तो जब हम लोग कटिंग करते हैं ट्यूबर्स की, तो जैसे कोई ऐसा ट्यूबर हमारे सामने आ जाता है जो कि डिजीज से इन्फेक्टेड है और उसको हमने कट कर दिया, तो उसको हम अलग रख देंगे क्योंकि उसको हम यूज करने वाले नहीं फर्दर, है ना। लेकिन जिस भी इम्प्लीमेंट से जिस हम लोग उसको कट कर रहे हैं, जिस भी कटर से, तो उसको भी डिसइंफेक्ट करना चाहिए। उसको उसके ऊपर जो डिसइंफेक्टेंट है उसकी स्प्रे करनी चाहिए, ताकि जो वो डिजीज है वो फर्दर ट्रांसफर ना हो सके ट्यूबर्स के अंदर, जो कि हम आगे कट करने वाले हैं, जिन ट्यूबर्स की आगे कटिंग करने वाले हैं उनके ऊपर जो है उसका इफेक्ट ना हो। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है, तो इनमें आप लोगों को डिफरेंस जैसे दिख रहा है ना। तो राइट हैंड साइड वाले जो कि काफी जो जिनकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, तो ऐसे हमने जो ट्यूबर्स है वो यूज नहीं करने, हमने जो हेल्दी ट्यूबर्स जो हैं वही यूज करने हैं। ओके। अगर धब्बे हैं, ओके, तो उनको भी हमने यूज नहीं करना। सीड ट्रीटमेंट की बात करें, तो अगर डोरमेंसी हमने ब्रेक करनी है तो ब्रेक डोरमेंसी, ट्यूबर्स आर ट्रीटेड विद 1% थायोयूरिया। ओके, जिसको कि 1 kg थायोयूरिया को 1 लीटर वाटर में हम लोग ने मिक्स करना है, और उसमें एक जो पार्ट पर मिलियन जिबलिक एसिड ऐड करना है, 1 मिलीग्राम इन 1 लीटर वाटर फॉर 1 आवर, followed by treatment with 3% ethylene, and tubers are kept in airtight space for 72 hours। तो कई ऐसे ट्यूबर्स होते हैं जो कि डोरमेंट स्टेज पे चले जाते हैं, जब तक ये डोरमेंट स्टेज में रहेंगे तब तक नया प्लांट जो है इनसे नहीं बनेगा। तो इनकी डोरमेंसी जो है ब्रेक करने के लिए हम लोग थायोयूरिया के साथ साथ जिबरिक एसिड का यूज करते हैं, और बाद में 3% जो इथाइलिन है उसका यूज करके 72 आवर्स के लिए एक जो एयर टाइट स्पेस है उसमें इनको रख देते हैं, और 72 आवर्स के बाद ये प्रिपेयर हो जाते हैं, रेडी होते हैं सोइंग के लिए। अगेंस्ट अगर फंगल डिजीज हमने ट्रीटमेंट करना है, सीड ट्यूबर्स में बी सोक्ड विद 0.2% मैनकोजेब और कैप्टान सॉल्यूशन फॉर 20 मिनट्स टू अवॉइड फंगल डिजीजेज। तो फंगल डिजीज को अवॉइड करने के लिए मैनकोजेब यूज कर सकते हैं या कैप्टान का यूज हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो ओके एवरीवन, थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट द पोटैटो कल्टीवेशन पार्ट 1। तो अगर कहीं आप लोगों को डाउट लगा हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके। ओके एवरीवन, जो पीपीटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। लेक्चर तो मैं ऑब्वियसली शेयर करूंगा ही, पीपीटी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
कोई और डाउट अगर इसमें हुआ हो तो आप लोग पूछ सकते हो। देखिए, अटेंडेंस आपकी तभी हो जाती है जब आप लोग ज्वाइन कर लेते हो। ओके, तो ये आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं कि हमारी अटेंडेंस जो है वो लगा दीजिएगा। पोटैटो कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, तो मैंने बताया तो था कि जो मेजर स्टेट्स हैं, यूपी है ना, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, यहाँ जो है पोटैटो काफ़ी बड़ी अमाउंट में इसको लगाया जाता है। इसका जो एरिया है इसके अंडर काफ़ी ज़्यादा है। पोटैटो जो है रिकमेंड किया जाता है कि विदाउट कटिंग अगर हम लोग लगाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन विदाउट कटिंग अगर हम लोग लगाते हैं, पूरा का पूरा पोटैटो जो अगर हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है, ओके, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो वेट है सीड का या सीड की अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी इंक्रीज होती है। ओके, अगर हम डिजीज के अटैक का सोचें या हेल्थी प्लांट अगर ग्रो करने हैं तो हमने पूरा का पूरा जो पोटैटो है वही लगाना होता है। लेकिन ये इकोनॉमिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग जो है उसकी कटिंग करते हैं। ओके एवरीवन, और आज के जो हमारे लेक्चर का टाइम अब हो चुका है, तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो नेक्स्ट क्लास में कल को आप लोग पूछ सकते हो। कल को हम जो है पोटैटो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बाकी के जो भी आपके, आई होप कि जो आपके कुछ क्वेश्चन बच गए हैं वो कल उसमें कवर हो जाएंगे, है ना। अगर उसके बाद भी कोई आपका क्वेश्चन हुआ, कोई क्वेरी हुई उसके बाद भी, तो भी हम लोग जो है वो कल के कल जो है उसको सॉल्व कर देंगे, सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।